हाय गाइस, वेलकम बैक टू द PT 365 ऑफ एनवायरनमेंट। आज हम लोग यूनिट 2 करने वाले हैं विच इज़ पोल्यूशन। तो इसमें पहला पार्ट एयर पोल्यूशन से डील करेगा। तो पहला टॉपिक देखते हैं, न्यू टारगेट्स फॉर क्लीन एयर प्रोग्राम। तो हमारा जो NCAP जो प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग जो पर्टिकुलर मैटर की कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस करने का एम कर रहे थे। तो पहले हमारे जो टारगेट्स थे विच वर लाइक 20 to 30% रिडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मैटर बाय द ईयर 2024। तो टारगेट ईयर हमारा 2024 था। बेस ईयर जो था हमारा 2017 था, यानी 2017 का जो लेवल था पर्टिकुलर मैटर कंसंट्रेशन का, उसे रिड्यूस करना बाय 20 to 30%। और कब तक करना था? बाई ईयर 2024। अब इस टारगेट को रिवाइज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये जो टारगेट है ये 40% रिडक्शन का हो गया बाय द ईयर 2026। तो हमारे पास नया टारगेट ईयर है। अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी तक जो NCAP प्रोग्राम था उसके अंदर क्या अचीवमेंट्स हुए। तो पहला हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा इन द PM10 कंसंट्रेशन, जहाँ पे हम लोगों ने रिड्यूस किया उसका कंसंट्रेशन इन 95 सिटीज़ एज कम्पेयर टू द 2017 लेवल। नेक्स्ट, PM10 की कंसंट्रेशन की बात करें दिल्ली में, तो वो चीज़ रिड्यूस हुई है। तो ये कुछ अचीवमेंट थे, लेकिन जो फेलियर्स थे वो इससे भी ज़्यादा थे। जैसे हमारा दिल्ली जो था, इट वाज रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ग्लोबली फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक था सिचुएशन। और इसके अलावा इंडिया की 35 सिटीज़ वर लिस्टेड इन द टॉप 50 वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। एंड जो WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी को लेके, उस पर हमारी कोई भी सिटी जो है क्वालिफाई नहीं करती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है अभी भी। अब वापस आते हैं NCAP प्रोग्राम के ऊपर। तो ये जो प्रोग्राम था ये 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। एम यही था कि हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करें। नेक्स्ट, हम लोगों ने इसके अंदर फीचर्स, कुछ की फीचर्स देखे थे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान। यानी हर सिटी के अकॉर्डिंग आप जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाएगी, जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगा, व्हीकुलर एमिशन जो है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, उन सबको रिड्यूस करने की बात की जाएगी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। तो दिस वाज अ सिटी स्पेसिफिक प्लान विच वाज एनविसाज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम था दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन 132 सिटीज़। इसमें 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ थी। अब ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ किसको बोला जा रहा है? तो ये ऐसी सिटीज़ थी जो कि कॉन्फॉर्म नहीं कर रही थी विद द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो हमारे ये जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, अगर इसके ऊपर कोई सिटी का जो एयर क्वालिटी लेवल है लगातार 5 सालों तक क्वालिफाई नहीं करता है या कन्फर्म नहीं करता है, तो वी से दिस दैट दिस सिटी इज अंडर नॉन अटेनमेंट सिटी कैटेगरी। नेक्स्ट, इसमें 8 मिलियन प्लस जो सिटीज़ थी वो भी आइडेंटिफाई की थी बाय द 15 फाइनेंस कमीशन, जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मिलना था। यानी अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको ग्रांट चलता रहेगा, अगर वो पुअर परफॉर्म करिए तो ग्रांट्स उसको रुक जाएंगे। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, ये पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट, हमने एक पोर्टल बनाया था इसके लिए, कॉल्ड एज प्राण पोर्टल। अब ये प्राण का एक फुल फॉर्म है विच इज़ पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ये जो पोर्टल था ये बेसिकली मॉनिटर कर रहा था पूरा जो NCAP जो प्रोग्राम है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स विच यू नीड टू नो अबाउट दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब चलते हैं आगे, रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं एक। तो अभी एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की जो है बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्वे अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेक्स्ट, हम लोग इसमें 131 सिटीज़ को रैंक करने वाले हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके अंदर हम एम कर रहे हैं कि रिड्यूस करें एयर पोल्यूशन को अप टू 40% बाय द ईयर 25-26। जो अभी नए टारगेट्स आए हैं उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो सिटी एक्शन प्लान बनाया उसके ऊपर रैंकिंग किया जाएगा। अब ये जो रैंकिंग है ये 3 कैटेगरीज में की जाएंगी। तो ये कैटेगरीज जो हमने पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई है, यानी पहला कैटेगरी होगा पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख यानी 1 मिलियन। फिर है नेक्स्ट कैटेगरी है 3 to 10 लाख की जो पॉपुलेशन है। और फिर लास्ट जो कैटेगरी है वो है पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख। तो ये 3 कैटेगरीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस सर्वेक्षण के अंदर पहले जो सिटीज़ है उनको एक सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, यानी अपने आप को खुद ही रेटिंग देना पड़ेगा। और ये लोग रेटिंग कहाँ पे देंगे? ये देंगे प्राण का जो पोर्टल है उसके ऊपर। अब ये रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे डायमेंशन होंगे, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रोड डस्ट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, कंट्रोल ऑफ
व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो ये कुछ पैरामीटर्स रहेंगे जिसके ऊपर इनको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। अब फाइनली इस सर्वेक्षण के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड अ थर्ड पार्टी असेसमेंट। तो याद रखना यहाँ पे थर्ड पार्टी असेसमेंट के बेसिस पे जो विनर्स है उनको सिलेक्ट किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट। तो कई बार कंफ्यूज कर सकता है कि सिंपली लिख देगा कि सेल्फ असेसमेंट पे देगा या सिंपली सिर्फ थर्ड पार्टी असेसमेंट पे देगा, तो ऐसा नहीं है, दोनों के असेसमेंट होंगे, खुद का भी होगा और एक थर्ड पार्टी का भी होगा। इस बेसिस पे 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी हर कैटेगरी में आइडेंटिफाई की जाएंगी और उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा। राइट, तो दिस वाज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है थर्मल प्लांट्स को ऑन द सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म्स। तो आप एज यू ऑल नो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक पोल्यूटेंट होता है और इसकी वजह से बहुत सारे और एसोसिएटेड फिनोमेना होते हैं जैसे कि एसिड रेन एक्सेट्रा, और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी डेंजरस होता है ये। तो इसके लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, जो कि थर्मल पावर प्लांट से ये पोल्यूटेंट निकलता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स ला रखे थे। अभी उस नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर हम बात करें और क्या पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, सो वी सी पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्करी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर यूज जो कर रहे हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, उनके ऊपर भी ये नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेके आए थे। आगे इनिशियली ये जो डेडलाइन थी ये 2017 रखा गया था, बाद में एक्सटेंड किया गया 2022 के अंदर। अब ये 2022 से एक्सटेंड होकर 2024 तक भी जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो डेडलाइन है ये जो बाकी जो पॉल्यूटेंट्स थे लाइक पर्टिकुलेट मैटर एंड एनओएक्स, एनओएक्स मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, उनके ऊपर अभी भी जो स्टैंडर्ड है वो सेम ही रह रहा है। अब इससे ज़्यादा इसमें जानने लायक ज़रूरत नहीं है कि क्या डेडलाइन है, कितना रखना है, बस थोड़ा क्राइटेरिया याद रखना। ये क्राइटेरिया इसके अंदर 3 बनाए गए हैं। पहला है ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो कि एनसीआर रीजन के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर लोकेटेड है, या फिर ऐसी सिटीज़ जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो इनके लिए नॉर्म्स रहेगा जो कैटेगरी 1 है। इनको सबसे पहले जो SO2 या जो बाकी जो एमिशन नॉर्म्स थे उन्हें फुलफिल करना था। तो नेक्स्ट कैटेगरी बी है यहाँ पे, ऐसी क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज या नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वो, तो इनको बाय द एंड ऑफ ईयर 2023 ये जो SO2 एमिशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना था। अब इनके लिए ये 2 साल की डेडलाइन बढ़ चुकी है। और फिर है बाकी जो रिमेनिंग थर्मल पावर प्लांट्स बच गए तो उनके लिए 2026 है। तो ये प्रायोरिटी की बेसिस पे 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो आई होप ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज एसोसिएटेड है। तो थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग रेट्रोफिटिंग करेंगे। रेट्रोफिटिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स है उसकी जो मशीनरी है उसमें थोड़े से अपग्रेड कर देंगे, इसको रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है जैसे फ्लू गैस डीसल्फरिफिकेशन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एक्सेट्रा। सो ये फ्लू गैस हमने कल भी पढ़ा था। अब ये जो फ्लू गैस डीसल्फरिफिकेशन है इसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम SO2 को जो फ्लू गैस है उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ इशूड डायरेक्शन टू बैन द यूज़ ऑफ कोल इन इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन। एम ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है इसको हम रोकें। अब इसमें एक एग्जाम्पशन दिया गया है, तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो लो सल्फर कोल को इस्तेमाल कर रहे हैं उन वो एग्जेम्प्टेड होंगे इस डायरेक्टिव से। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये एक पार्लियामेंट के लॉ से बना है, और ये लॉ का नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया 2021। तो इनिशियली इसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया था, बाद में इसके लिए 2021 में एक्ट लाया गया था। अब इसके चेयरपर्सन की बात करें तो जो चेयरपर्सन इसको हेड करते हैं, ही शुड बी अ पर्सन विद एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन, और 25 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो ये दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसी को आप चेयरपर्सन बना सकते हो। अब ये जो कमीशन है, अगर इसके डिसीजन के खिलाफ किसी को अपील करना है तो वो कहाँ जा सकता है, तो दे कैन गो टू द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पता होना चाहिए। तो फंक्शन आई होप सबको क्लियर ही है, बिकॉज
जो दिल्ली एनसीआर रीजन है उस पर स्पेसिफिकली इसका फोकस है। तो जो प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव प्लान होता है टू प्रिवेंट और कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन, वो ये करता है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो काम भी ये करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। अब आगे चलते हैं, इससे ही रिलेटेड एक न्यूज़ है हमारे पास विच इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सो ये भी आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, जब भी विंटर्स आती हैं तो दिल्ली में ये GRAP के बारे में आप सुनते ही हो। तो ये GRAP एक एक्शन प्लान है जिससे हम एयर पोल्यूशन लेवल जो है दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर उसको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, तो थोड़ा सा कैटेगरीज देख लेते हैं। लाइक एयर क्वालिटी का जैसे जैसे लेवल गिरता जाएगा यानी ख़राब होता जाएगा, हम 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। तो पहला स्टेज है जब AQI का लेवल 200 से 300 के बीच में होगा, तो विल हैव स्टेज 1। यहाँ पे क्या मेजर्स लिए जाते हैं? तो पहला चीज़ है प्रोहिबिशन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है स्टेज 2, जिसको हम वेरी पुअर कैटेगरी बोलते हैं, जहाँ पे AQI का जो इंडेक्स है 301 से लेके 400 तक चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बैन कर देते हैं डीजल जनरेटर्स को। फिर नेक्स्ट है स्टेज 3, यहाँ पे हम सीवियर एयर क्वालिटी देखते हैं। तो अब तक हमने 100 का एयर क्वालिटी के अंदर चेंज देखा था, बट सीवियर कैटेगरी में केवल 50 का चेंज देखते हैं। तो यहाँ पे 401 से लेके 450 तक का AQI लेवल आ जाता है, तो हम कहते हैं सीवियर स्टेज आ गया। तो यहाँ पे ब्रिक किलेंस जो हो गया, हॉट मिक्स प्लांट हो गया, इनको बंद कर दिया जाता है, जो कि ऐसे फ्यूल पे रन करें जो कि जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, अगर उसने वो अप्रूव नहीं कर रखा तो उस फ्यूल, अगर उस फ्यूल पे वो रन कर रहा है तो उसे बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज 4 है सिवियर प्लस। यहाँ पे जो 4 व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द GRAP। राइट। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था बायो डिकम्पोजर। ये एक्चुअली जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पूसा दिल्ली के अंदर बेस्ड है, उसने ये बायो डिकम्पोजर कैप्सूल बनाया था, जिसके थ्रू हम लोग जो स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय हेल्पिंग फार्मर्स टू इजीली डिकम्पोज द स्टबल विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 15 to 20 डेज। यानी 15 से 20 दिन के अंदर जो स्टबल होता है, जो कि जो पैडी कल्टिवेशन होते हैं, राइस की खेती के बाद जो बचता है, उसको फटाफट डिकम्पोज कर दिया जाता है। और इसमें हम यूज़ करते हैं कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस बायो डिकम्पोजर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, WHO एयर क्वालिटी। तो अभी एक डाटाबेस जो है WHO ने अपडेट किया है अपना ऑन द एयर क्वालिटी डेटाबेस। और ये हम लोगों ने जो पहला आर्टिकल देखा आज के अंदर, हम लोगों ने पाया कि इंडिया की जो कोई भी सिटी है वो WHO के जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उस पर क्वालिफाई नहीं करती है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आई डोंट थिंक पेपर के हिसाब से ये वैल्यूज़ रटना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसका बहुत ही पुअर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है। तो उसको रटने की मत बैठ जाना, बस ये याद रख लो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर है, जिसमें PM10 और PM2.5 रहेगा। इसके अलावा कुछ और कॉमन पॉल्यूटेंट्स है, लाइक ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कॉमन पॉल्यूटेंट इसमें इंक्लूडेड है। पहली बार ये जो डेटाबेस है ये 1987 में रिलीज़ किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ये पब्लिश किया गया था इन 2021। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। तो आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में। तो हम देखते हैं नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म तैयार किया गया जो कि डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, म्यूनसिपैलिटीज़ में हो, स्टार्टअप में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, टू एड्रेस एयर पोल्यूशन। अब ये डेवलप किसने किया है? तो दिस इज डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु विद द सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM। तो ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उनके सपोर्ट से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु ने ये नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया तैयार किया है। इससे ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो पहला है इसमें भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवा दिया था बाय इट्स जजमेंट के भारत स्टेज 6 जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंडिया में। और हम लोगों ने जंप किया है फ्रॉम भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6, यानी हम भारत स्टेज 5 हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन में लाए ही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब ये जो BS नॉर्म्स होते हैं इसके थ्रू हम एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जो कि इंटरनल कंबशन इंजन से निकलते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भारत स्टेज नॉर्म्स के अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज ये चीज़ जो है इंटरनल कंबशन इंजन के लिए है। अब ये बेस्ड है यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। पहली बार हम लोग जो BS नॉर्म्स है 2000 के अंदर लाए थे, BS1, और वहाँ से हम लोग अब अप्रैल 2020 के अंदर से हम लोग भारत स्टेज 6 पे शिफ्ट कर गए हैं। तो अब भारत स्टेज 6 पे आने का फ़ायदा क्या है? तो पेट्रोल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे 25% क्लीनर फ्यूल जो है हमें देखने में मिलेगा, अगर कंपेयर करें इसको पिछले जो भारत स्टेज के वर्जन है इंजन के उससे। तो यहाँ पे जो NO का जो लेवल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल जो है वो 25% कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डीजल कार्स के लिए बात करें तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 70% से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स है वो 70% से इसमें रिड्यूस हो जाएंगे डीजल के केस में। अब ये टाइमलाइन जो स्टैंडर्ड सेट कौन करता है? तो ये सेट करता है CPCB, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ याद रखना, के अंदर ही ये बॉडी है। आगे चलते हैं, ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। तो ये जो ट्रेम स्टेज एमिशन नॉर्म्स है ये लागू होते हैं फार्म इक्विपमेंट्स के, फार्म इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर एक्सेट्रा, तो उनके ऊपर ये लागू होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको डिफर कर दिया है बाय सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी इतना ही याद रखना है कि ये जो ट्रेम जो एमिशन नॉर्म्स है ये लागू होते हैं फार्म इक्विपमेंट्स को, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफेक्शन। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है CPCB के कुछ गाइडलाइंस फॉर द ग्रांट ऑफ वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफेक्शन प्लान। यहाँ पे एक वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से, ताकि जो पैलेटाइजेशन है या टॉरिफैक्शन के जो लोग प्लांट लगा रहे हैं उनको हेल्प हो सके। तो पैलेटाइजेशन और टॉरिफैक्शन का मतलब क्या है? पैलेटाइजेशन में हम लोग बेसिकली जो पैडी था, पैडी मतलब जो राइस की खेती हो रही थी और उससे जो स्टबल बच रहा था उसको हम लोग उसके पैलेट्स बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे ब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। और उन ब्रिक्स को हम लोग फिर थर्मली उनको थोड़ा सा डिग्रेड कर सकते हैं, थर्मली इन द सेंस टॉरिफैक्शन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम डालते हैं उस ऑर्गेनिक बायोमास को, हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे हमें चारकोल जैसा एक प्रोडक्ट मिल जाता है जो इजीली डायरेक्ट थर्मल पावर प्लांट्स में डाला जा सकता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को फायरिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, को फायरिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो याद रखना, इससे हमारा जो कोल का इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही फार्मर्स जो पहले खुले में स्टबल बर्निंग कर रहे थे उनके लिए भी इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि अब वो इन कंपनीज को या इन प्लांट्स को बेच सकते हैं अपना जो स्टबल होगा वो। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफैक्शन। याद रखना, टॉरिफैक्शन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्निंग होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग से हमें एक ऐसा चारकोल लाइक प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है बाकी जो इम्पोर्टेड कोल है उसके साथ, या नॉर्मल जो कोल लेते हैं पावर प्लांट्स वाले उसके साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन क्रैकर्स। तो काफ़ी समय से न्यूज़ है, कई बार आपने सुना ही होगा इनके बारे में। तो 3 कैटेगरीज हैं इनकी, स्वास विच इज सेफ वाटर रिलीजर, स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर, सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। तो याद रखना, अगर ये टर्म्स कहीं पे UPSC से साथ में कोट कर देते हैं कि स्वास, स्टार, सफल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दीज आर ग्रीन क्रैकर्स। इनसे बेसिकली 30% एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। बेनिफिट क्या है? रिड्यूस करेगा एमिशन को, एब्जॉर्ब करेगा डस्ट को, और इसमें से कोई हेजार्डियस केमिकल है जैसे कि बेरियम नाइट्रेट जो कि ट्रेडिशनल फायर क्रैकर से निकलता था वो नहीं निकलेगा। अब ये प्रोडक्ट कौन बना सकता है? तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारा जो CSIR है इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ये जो क्रैकर्स है आप ग्रीन क्रैकर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको अप्रूव कौन करता है? तो इसे अप्रूव करता है एक बॉडी विच इज़ नोन एज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार बच्चे पता कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो जनरली बच्चे जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मार्क कर देते हैं। याद रखना, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके अलावा इसमें कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ और भी चीज़ें रहती है, जैसे QR कोड रहेगा इन क्रैकर्स के ऊपर जिसके थ्रू इन्हें एक्चुअली ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कि कोई नकली तो नहीं बना के बेच रही है ग्रीन क्रैकर्स।
दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट ग्रीन क्रैकर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रीथ लाइफ कैंपेन। तो दिस इज अ ग्लोबल कैंपेन लॉन्च इन द ईयर 2016, मोबिलाइज करता है सिटीज़ को और इंडिविजुअल को टू टेक एक्शंस टू ब्रिंग एयर पॉल्यूशन टू सेफ लेवल बाय द ईयर 2030। तो याद रखना ईयर 2030 है जहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन के लेवल है उसे सेफ लेवल पे लेके आना है, और शुरू ये 2016 में हुआ था। दिस इज लेड बाय WHO, UNEP एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। इंडिया से भी इसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक बैंगलोर, भुवनेश्वर, देहरादून एक्सेट्रा। So this is all you need to know about Breathe Life campaign. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। पहला टॉपिक है इसमें, यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022। तो रिसेंटली ये जो समिट है ये पेरिस के अंदर कंक्लूड हुआ, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? तो 3 UN की एजेंसीज थी, UN वाटर, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर। नेक्स्ट एम क्या था इस पूरे समिट का? तो ये एम ये था कि हम लोग अटेंशन ड्रॉ करें लोगों का टू ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन एट द हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इस समिट के दौरान एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था। कैंपेन का नाम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो एज यू ऑल नो कि ग्राउंड वाटर जो है वाटर का ऐसा सोर्स है जो कि हमें बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलता है, यानी इट इज़ स्टोर्ड इन द रॉक्स एंड द सॉइल, या जो एक्विफर्स हम लोग बोलते हैं, पानी के जो अंडरग्राउंड सोर्सेज होते हैं, वहाँ से हमें ये पानी मिलता है। और अर्थ के ऊपर जो लिक्विड फ्रेश वाटर का 99% सोर्स है वो ये ग्राउंड वाटर है। तो इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है, और क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है इसीलिए ये जो नाम है ये रखा गया है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब इस समिट के दौरान इन लोगों ने यूज़ किया था UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 एज बेसलाइन एंड SDG 6। SDG 6 जो है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाकी भी देख लेना, बिकॉज कई बार यही क्वेश्चंस सिंपली स्टेटमेंट के अंदर डाल देते कि ये वाला SDG किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो सारे SDG जो 17 है सारे के सारे देख लेना। तो यहाँ पे SDG 6 के अंदर ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से जो वाटर रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़े से ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन था UN वाटर। तो UN वाटर जो है एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, यानी डिफरेंट UN की जो एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है ऑन फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर्स। तो ये UN वाटर का काम है। नेक्स्ट है IGRAC विच इज़ इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर। तो ये बेसिकली एक यूनेस्को का सेंटर है जो कि वर्क करता है अंडर WMO विच इज़ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना यूनेस्को के अंडर है ये, लेकिन वर्क करता है अंडर WMO, और इसे सपोर्ट करता है नीदरलैंड्स फाइनेंशियली। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम यही है कि जो रीजनल और ट्रांस बाउंड्री लेवल पे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर इसका स्पेशलाइजेशन है, और इसी से रिलेटेड ये इसने एक प्रोडक्ट भी डेवलप किया है, उसका नाम है ग्लोबल ग्राउंड वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करता है ऑन मैनेजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द UN वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। आगे एक रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है ये न्यूज़। तो एक डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया था 2022 के अंदर। ये रिलीज़ किसने किया था? तो ये हमारा जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने रिलीज़ किया था, और इसके अंदर पीरियोडिकल मतलब कि रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर सर्वेज कंडक्ट कराए जाते हैं जॉइंटली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटी बोर्ड्स। ये पीरियोडिक असेसमेंट कराते हैं अपने एरिया के अंदर जितने भी ग्राउंड वाटर के जो वेल्स हैं उनके अंदर। तो इसमें कुछ हाईलाइट्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, इंडिया जो है लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, और हम लोग ऑलमोस्ट 25% या 1/4 ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर जो है वो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, जो हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट है वो बड़ा है, और रेनफॉल की वजह से बढ़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 61% जो बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर वो रेन वाटर की वजह से हुई है। जब भी हर साल जिस भी साल मतलब रेनफॉल अच्छी खासी होगी तो हम देखेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारे पे थोड़ा सा अच्छा होगा, और जिस साल नहीं होगा उस साल ग्राउंड वाटर थोड़ा कम होगा। सो अभी के रिपोर्ट में दिस शोज कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी बात करी थी इस रिपोर्ट में। तो इसमें ये बोला गया था कि जो ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पिक्चर की बात करें तो 87% हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज़ थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है कि हम इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये आप बता ही सकते हो बिकॉज जो
स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा इरिगेशन हो रहा है, लाइक हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, 67% जो ग्राउंड वाटर है वो सेफ कैटेगरी में है, 14% जो है ओवर एक्सप्लॉयटेड में है, और 4% जो क्रिटिकल। अब ये सेफ, ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल का क्या मतलब है? तो यहाँ पे देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेड का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो उसके जो रिप्लेनिशमेंट रेट है उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी जितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है उतना तेज़ी से उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नेक्स्ट, क्रिटिकल हम तब बोलेंगे जब जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 90 to 100% ऑफ एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, हम जितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसको ऑलमोस्ट 90 to 100% एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, तो ये क्रिटिकल हो गया। और सेफ जब हम बोलेंगे जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो 70% से लेस है, यानी 30% पानी हम छोड़ दे रहे हैं अभी भी। तो दीज आर द 3 स्टेजेस जो इसके अंदर गिवन थी। और याद रखना 67% जो हमारे ग्राउंड वाटर के जो इस सर्वे के अंदर जो असेसमेंट करा गया उसमें पाया गया कि वो सेफ कैटेगरी में है। ठीक है, कि 70% पानी इसमें यूज़ हो रहा है, बाकी 30% बचा रह रहा है, 14% ओवर एक्सप्लॉयटेड है एंड 4% क्रिटिकल है। So that is all you need to know about this dynamic groundwater resource assessment report which was by जल शक्ति मिनिस्ट्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर कन्वेंशन। तो अभी 2022 के अंदर हम लोगों ने मार्क किया था 30th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप्स वाटर कन्वेंशन। तो ये वाटर कन्वेंशन जो है ये एक शॉर्ट नेम है फॉर द कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लीग 1992। तो ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है और एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट से अक्रॉस द वर्ल्ड वो आकर कोलैबोरेट करती हैं। तो दिस वाज अडॉप्टेड इन हेलसिंकी। हेलसिंकी आपको पता ही है फिनलैंड का कैपिटल है, इन 1992, और फोर्स में कब आया? इन 1996। तो इनिशियली जो नेगोशिएशन थी वो रीजनल इंस्ट्रूमेंट की तरह चालू हुई, मतलब क्योंकि नाम में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन था। तो इनिशियली यूरोप के लिए लिमिटेड था, लेकिन बाद में से ग्लोबली ओपन कर दिया गया था जितने भी यूएन मेंबर स्टेट है उनके लिए इन ईयर 2016। तो एम यही था कि हम लोग इंश्योर करें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। तो जितनी भी पार्टीज़ होती है किसी भी ट्रांस बाउंड्री वाटर के, जैसे इंडिया में हम बोल सकते हैं कि इंडस रिवर का केस है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो रीजनेबल और इक्विटेबल वे के अंदर यूज़ करे वो वाटर रिसोर्स है उसको, एंड दिस ऑल्सो विल बिकम अ पावरफुल टूल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG 6। तो SDG 6 हमने पहले भी देखा था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए था। साथ में यहाँ पे जो टारगेट 6.5 है कि जितने भी स्टेट्स हैं किसी भी ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स को लेके वो सब आपस में कोलैबोरेशन करें। ठीक है, तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। तो याद रखना ये 6.5 है। तो इससे पहले वाली जो हमने रिपोर्ट देखी थी वो तो स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर पे थी, बट अब हम इन जनरल वाटर के ऊपर बात करें। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, तो ये एक्चुअली सेटअप हुआ था 1947 में बाय द UN इकोसॉक विच इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो पहले तो ये एक पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था कि जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो आपस में इंटीग्रेट करें। बाद में इसके अंदर देखा गया नॉर्थ अमेरिका और एशिया से भी कुछ कंट्रीज़ आई, ऑल्दो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो दिस इज़ वर्ल्ड वाटर फोरम जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इन ईयर 2022 एट द वर्ल्ड वाटर फोरम इन डाकर, सेनेगल। तो सेनेगल जो है वो वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो वाटर कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये एक लार्जेस्ट इवेंट है ऑन वाटर जो हर 3 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय थिंक टैंक कॉल वर्ल्ड वाटर काउंसिल। ठीक है, जो भी होस्ट कंट्री होते हैं उसके साथ मिलकर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड वाटर फोरम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो अभी एक बुक रिलीज किया गया था विद द टाइटल अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज बाय सम एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट UN के डिफरेंट एजेंसीज से थे, जैसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल फ्लक्सेस एंड रिसोर्सेज,
एंड यूएन का जो FAO है विच इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, इन लोगों ने ये एक बुक को कंपाइल किया है। अब ये नॉन कन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो ये ऐसे पानी के सोर्सेज हैं जो जनरली थोड़े से इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जैसे कि क्वालिटी वाटर का अच्छा नहीं है या फिर उससे जो वाटर एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। तो जैसे वाटर हम बोल सकते हैं ब्रैकिश वाटर हो गया, एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर हो गया, तो इन सब से हम लोग ट्रीट करके पानी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली निकाला नहीं जाता या ट्रेडिशनली निकाला नहीं जाता है, तो इसीलिए नाम है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो ये बाकी तो चीज़ें आपने पढ़ाई है, डीसैलिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने, फॉग हार्वेस्टिंग पढ़ा है, रीयूजिंग ग्रे वाटर या म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है उस सब का यूज़ आपने पढ़ाई है, तो विल नो नॉट गो इन टू दैट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे वाटर देख लेते हैं। जनरली ग्रे वाटर जो हम लोग बोलते हैं, जितना भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है उससे हम ग्रे वाटर बोलते हैं, जैसे बाथरूम हो गया, शावर हो गया, किचन वेस्ट हो गया, वो जो भी पानी निकलता है उससे जनरली हम बोलते हैं ग्रे वाटर है। अब न्यूज़ में इसलिए यही ग्रे वाटर वाला कॉन्सेप्ट बिकॉज 100% सैचुरेशन हम लोगों ने एक विलेज के अंदर अचीव किया इंडिया के अंदर, जहाँ पे ग्रे वाटर का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से उसे ट्रीट करके उसे यूजेबल वाटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एट पापानाकुजी विलेज इन तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, वो थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो एक वाटर रिसोर्स की तरह काम आएगा, वो सब चीज़ सब लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा ये जो ग्रे वाटर है ये हमें फर्टिलाइजर सोर्स भी बन सकता है बिकॉज जो भी ये वेस्ट निकलता है ग्रे वाटर से वो हाई होता है इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और जो कि आपको पता है फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दिस इज वाई इट इज़ अ गुड फर्टिलाइजर सोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रिवेंट कर सकता है पोटेंशियल हार्म टू एनवायरमेंट एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस आर्टिकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हैवी मेटल कंटेमिनेशन। तो अभी हमारे जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे जो रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, ऑलमोस्ट 75% ऑफ देम यानी 3/4 जो रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन है उन्होंने पाया कि रिवर्स के अंदर हैवी मेटल का पॉल्यूशन काफ़ी हाई है। तो हैवी मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स जिनका थोड़ा एटॉमिक वेट और डेंसिटी है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स, और इनसे बहुत तरह की ह्यूमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आर्सेनिक से बात करें तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, मेलानोसिस, कैरेटोसिस, हाइपर कैरेटोसिस। तो मेलानोसिस बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन है उसका बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है, तो बॉडी के अंदर ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आर्सेनिक से हो सकती है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस से हमारी जो बॉडी है वो वीकन हो सकती है। नाइट्रेट से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, जो सबको आई होप पता ही होगा। तो इस टाइप की बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली इससे ही रिलेटेड एक डेवलपमेंट हुआ था कि आईआईटी मंडी ने डेवलप किया एक फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि यूज़ करता है बायोपॉलीमर बेस्ड मटेरियल, जिसके थ्रू हम हैवी मेटल को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर सैंपल्स। इसके अलावा एक और चीज़ न्यूज़ में था, मुक्तोश्री करके हम लोगों ने एक राइस वेराइटी बनाया था जो कि वेस्ट बंगाल के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और ये मुक्तोश्री जो राइस वैरायटी है ये बेसिकली आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूसेज होने की वजह से कई बार हैवी मेटल का कंटेमिनेशन देखने को मिला, और वो फिर फूड चेन में आ जाता था, क्योंकि वो जो पानी था वो क्रॉप्स को दिया जा रहा था और क्रॉप से वो हमारी फूड चेन में आ जा रहा था। तो इन्होंने ये जो मुक्तोश्री बनाया था ये बेसिकली ऐसा राइस है जिसको जब उगाएंगे किसी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे आर्सेनिक का कंटेमिनेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो जो राइस का जो कार्नेल है यानी जो राइस का दाना होता है उसके अंदर आर्सेनिक को जाने नहीं देता, उसको वो प्लांट के अंदर ही ट्रैप कर लेता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, इससे से रिलेटेड लेड पॉइजनिंग के ऊपर एक रिपोर्ट आया है। तो ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग और CSIR ने मिलकर निकाला है, और इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स थे जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बर्डन है लेड पॉइजनिंग के केसेस का। जनरली आप जानते हो लेड जो है एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। माइनिंग, स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग इंडस्ट्री या उसके जो वेस्ट हैं वो जनरली सोर्सेज होते हैं लेड के। अब लेड कई चीज़ों के अंदर हमारे लिए यूज़फुल भी होता है, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट इसके अगर ज़्यादा इसका एक्सपोजर हो जाए ह्यूमन को तो इट कैन लीड टू सेवरल हेल्थ इम्पैक्ट लाइक प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ बेबीज, हेडेक्स, नोजिया,
या स्टमक एक वगैरह कर सकता है। साथ ही साथ ब्रेन के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है, लीडिंग टू लोअर आईक्यू। ठीक है, सो ये कुछ हेल्थ इम्पैक्ट है लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस PFAS। तो यूपीएससी ने पहले भी 2022 के पेपर में ऐसे ही केमिकल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था पॉलीथाइलिन टेरेथ्रेट के ऊपर। डेफिनेटली आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप के केमिकल जो न्यूज़ में हैं वो पता होने चाहिए। तो अभी रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड विद दिस PFAS केमिकल। अब ये जो केमिकल है ये पार्शियली और कम्प्लीटली फ्लोरिनेटेड, फ्लोरिनेटेड मतलब फ्लोरीन का एक एटम है कार्बन चेन के अंदर, तो इसलिए फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन है ऑफ वेरिंग लेंथ, मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। एंड दीज आर रेफर टू एज फॉर एवर केमिकल्स। तो रीज़न क्या है कि ये जो केमिकल्स है ये एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते और लंबे समय तक जैसे हैं वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फॉर एवर केमिकल्स। और ये PFAS है, दिस इज़ लाइक पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड एंड पर फ्लोरो ऑक्टैनिक एसिड, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है विच इज़ ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसके अंदर लिस्टेड भी हैं ये केमिकल्स। तो कॉमन यूसेज की बात करें तो हम लोग इसे नॉन स्टिक कुकवेयर, बेकवेयर्स, फायर फाइटिंग फोम्स, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोसाइड्स हो गए, इन सब में भी, और फूड पैकेजिंग तक में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत लार्ज स्केल यूज़ है इसका एंड इसी कारण ये हमारे एनवायरनमेंट में भी स्प्रेड कर रहे हैं और रेन वाटर में देखने को मिल रहे हैं। अब कंसर्न्स क्या हैं, ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं अक्रॉस ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और इसका जो हाई एक्सपोजर है इट कैन लीड टू डिक्रीज फर्टिलिटी, डेवलपमेंट इफेक्ट, बॉडी हार्मोन्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है। अब इसका सेफ डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं या इसका कंटेमिनेशन रिड्यूस कर कैसे कर सकते हैं, तो पहला ये जो केमिकल जहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, फिल्टरेशन टेक्निक होनी चाहिए, इंसनरेशन होना चाहिए, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं PFAS केमिकल्स का। लास्टली जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके अंदर ये जो लिस्टेड केमिकल है इनका फेज आउट होना चाहिए और इसके सेफर ऑल्टरनेटिव आने चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द PFAS पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं अदर वाटर पॉल्यूटेंट्स इन न्यूज़। तो पहला है नो नाइल फिनॉल। तो अभी एक स्टडी ने ऐसा बताया है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो है नो नाइल फिनॉल का, वो ड्रिंकिंग वाटर के अक्रॉस मिल रहा है अक्रॉस इंडिया। So this nonyl phenol is used in the production of nonyl phenol ethoxylates। तो ये जो nonyl phenol ethoxylates है ये बेसिकली सर्फेक्टेंट्स है, यानी एक डिटर्जेंट के अंदर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है ये। इससे जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है होता है वो कम होता है, तो सर्फेक्टेंट्स की तरह इस्तेमाल होता है और डिटर्जेंट या वेटिंग एजेंट या डिस्पर्सेंट बनाने के ये काम आता है। अब इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है, एंडोक्राइन डिसरप्टर है, बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करता है, स्किन आई इरिटेशन वगैरह वगैरह कॉज करता है। तो अभी UNEP ने इसे डिजिग्नेट किया है एज केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अभी तक इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो ये जो नोनाइल फिनॉल का जो प्रेजेंस है उसको एड्रेस करता हो। ठीक है, सो ये दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस केमिकल। आगे चलते हैं एंडोसल्फान। तो अगर आपने शंकर IAS पढ़ा तो डेफिनेटली इस केमिकल के बारे में सुना ही होगा। तो ये पहले बहुत कॉमनली यूज्ड एक बायोसाइड था, मतलब पेस्ट वगैरह को मारने के लिए हम इस पेस्टिसाइड को यूज़ करते थे, और ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। यानी जो कार्बन है उसके अंदर हम लोग एक हेलोजन जो एटम है, तो यहाँ पे हेलोजन एटम क्या है, हेलोजन इज क्लोरीन। तो इससे पहले हम लोगों ने फ्लोरीन देखा था, वो भी एक हेलोजन एटम है। तो इनको अगर हम लिंक कर देते हैं कार्बन चेन के साथ तो हमारे पास जनरली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं बिना डिग्रेड हुए, और ये ह्यूमन को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। तो एंडोसल्फिन पहले बहुत कॉमनली यूज़ होता था, लेकिन इसके इम्प्रॉपर यूसेज से देखने को मिला काफ़ी सारे फार्मर्स की डेथ हो गई, बिकॉज काफ़ी पोटेंट जो है ये एक पेस्टिसाइड था और ह्यूमन पे भी एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2011 में बैन कर दिया और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके अंदर भी लिस्टेड है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ और पेस्टिसाइड जो है उन्हें बैन किया, जैसे एलाक्लोर, लिवक्लॉस, ट्राइक्लोफोरान, फॉस्फेमिडोन, मिथाइल पैरिथियोन, फोरेट एंड ट्राईएफोस। तो ये चीज़ें UPSC ने ऑलरेडी पूछी हुई हैं। ठीक है, इनफैक्ट जैसे नाम दे देगा ये एल्क्लोर, डाइक्लोवॉस, ट्राइक्लोफ्रॉन, ये सब क्या है, ऐसा करके UPSC ने पहले भी सवाल पूछे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये थोड़े केमिकल्स को
एक बार नज़र के सामने से डाल देना, ताकि अगर आता भी है तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ गट फीलिंग के आप अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप उस चीज़ को टिक कर पाओगे। नेक्स्ट अगेन कुछ और केमिकल्स हैं, क्लोरपाइरोफॉस, पिप्रोनोल, एट्राजीन एंड पैराक्वेट। तो ये एक पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। इसने लिस्ट किया है कि ये जो केमिकल्स हैं इनका यूज़ एक्सेस में हो रहा है, देन इट इज़ रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। तो इंडिया का जो पेस्टिसाइड रेगुलेटर है उसके जो लिस्टेड नॉर्म्स है उससे ज़्यादा इसका केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी केमिकल क्या करता है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए केमिकल्स हैं। और पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क नाम का एक एनजीओ है जिसने इसके ऊपर फाइंड किया कि ये एक्सेस में यूज़ हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है माइक्रो प्लास्टिक। तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु के अंदर है उन्होंने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक का जो लेवल है कावेरी रिवर में वो काफ़ी ज़्यादा है एंड दिस में हार्म द फिश। तो माइक्रो प्लास्टिक हम किसे बोलते हैं? तो माइक्रो प्लास्टिक इज फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लास्टिक विथ साइज लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज। तो याद रखना ये साइज जो है 5 मिलीमीटर का है इसके अंदर, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जो लैंडफिल्स एरिया है, म्यूनसिपल वेस्ट है, उन सब के अंदर मिलने देखने को मिल रहा है। ये इनफैक्ट जो मरीना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ का, वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक के पीसेस मिल रहे हैं। तो अभी ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके हम लोगों ने ये माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाया था। और इसके साथ ही हमने एक टॉक्सिक केमिकल और देखा था कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ये जो साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली एग्रीकल्चर और फार्मा के अंदर ये यूज़ हो रहा था, और ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि बायो एक्यूमुलेट होता है, यानी जो हायर फूड चेन्स है उसके अंदर ये चलता जाता है और वहाँ जाके ये ह्यूमंस के अंदर खासकर नुकसान कर सकता है हेल्थ को। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस है। जनरली हम लोग जब केमिकल पता लगाना होता है तो या तो उसे किसी चीज़ से रिएक्ट कराते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हाँ ये सर्टेन चेंज हुआ, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग बिना उसका केमिकल को चेंज करे, ठीक है, बिना किसी चीज़ से रिएक्ट कराए हम लोग डायरेक्टली जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको पता लगा लेते हैं। तो दिस इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे है नैनो प्लास्टिक। नैनो प्लास्टिक अगेन प्लास्टिक के ही साइज़ है विद साइज स्मॉलर देन 1000 नैनोमीटर। तो अभी रिसर्चर्स ने एक मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड बनाया है टू डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस, जो डिफरेंट टाइप के वाटर पॉल्यूटेंट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास अर्थ गंगा। तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे अंडर द अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट ऑन द इवेंट ऑफ यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो क्लीन गंगा के नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा तो आप कई बार पढ़ चुके हो, और ये अर्थ गंगा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था ड्यूरिंग द नेशनल गंगा काउंसिल इन कानपुर इन 2019। अर्थ का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक, यानी गंगा से हम लोग इकोनॉमिक वेलबींग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम लोग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, और एम इसका ये है कि हम ऑलमोस्ट 3% का जो जीडीपी से कंट्रीब्यूशन है वो गंगा बेसिन से लेके आएँ, और रफली इससे हम लोग जनरेट करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स अप टू 1000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 साल में ये टारगेट इसमें रखा गया है। अब ये जो अर्थ गंगा है इसके अंदर कुछ वर्टिकल्स हैं या कुछ पिलर्स हम लोग बोल सकते हैं इसके। तो पहला है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें हम लोग क्या करें, गंगा के जो अराउंड स्ट्रेच है, जो भी बैंक्स है उसके उसके 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे हम केमिकल फ्री या ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। तो याद रखना गंगा ग्राम इनको बोला जा रहा है, ऐसे विलेजेस जो कि गंगा बेसिन के किनारे हैं विद इन द 10 किलोमीटर स्ट्रेच। तो इनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ताकि जो पेस्टिसाइड या जो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा था पहले एग्रीकल्चर फील्ड से और रिवर में आ रहा था गंगा रिवर में, वो ना हो। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम है जिससे हम फार्मर्स की इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर। तो हम जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है या अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो म्यूनसिपल वेस्ट है, उन सबको ट्रीट करेंगे और इससे इंश्योर करेंगे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन हो। नेक्स्ट लाइवलीहुड जनरेशन। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम रन करें कॉल्ड घाट में हाट, ठीक है। तो ये जो रिवर्स के अराउंड जो घाट होते हैं या जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग छोटे छोटे मार्केट प्लेसेस बनाएंगे, जहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इस एरिया में ग्रो हो रहे हैं उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो इससे जो
एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है वो बूस्ट होगी। फिर है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी से पब्लिक मूवमेंट बनाना है कि गंगा को क्लीन करना है, तो अल्टीमेटली पीपल हैव टू सपोर्ट इट। तो नेक्स्ट वर्टिकल है फिर इसमें कल्चरल और टूरिज्म का। तो हम लोग जो गंगा आरतीज होती है या और भी एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उसको एज अ टूरिज्म अपॉर्चुनिटी की तरह प्रमोट कर सकते हैं। एंड लास्टली इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो हम लोकल कैपेसिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं बाय मेकिंग द वाटर गवर्नेंस मोर डिसेंट्रलाइज। तो आगे देखेंगे डिसेंट्रलाइज किस लेवल तक किया गया। अब कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने वर्टिकल देखे थे कि जो प्रपोज्ड हैं, जहाँ जहाँ काम करना है, लेकिन कुछ ऑलरेडी इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं अंडर अर्थ गंगा। तो पहला है जलज। तो हम लोगों ने अभी तक अराउंड 26 लोकेशन पे गंगा बेसिन के ऊपर कुछ स्मॉल शॉप्स या फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स सेटअप किए हैं, और इससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसे लोगों को जो इस एरिया के आसपास रह रहे हैं। नेक्स्ट है MOU बिटवीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती। सहकार मतलब कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं 75 विलेजेस इन द 5 स्टेट्स ऑन द मेन स्टेम एज सहकार गंगा ग्राम। यानी जो 5 स्टेट है जो मेन गंगा का जो बेसिन है उसके ऊपर लोकेटेड है, वहाँ पे हम लोगों ने 75 विलेज को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें सहकार या कोऑपरेटिव गंगा ग्राम्स का उपाधि दिया जाएगा। और इस उपाधि से हम लोग बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे लोग करेंगे उसको इंसेंटिवाइज करें बाय मेकिंग FPO। FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव्स बनाएं, ताकि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको और बेटर मार्केटिंग कर सकें। और उस मार्केटिंग को एनहेंस करने के लिए हम एक ब्रांड नेम भी दे रहे हैं। तो वो ब्रांड नेम है ब्रांड गंगा। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल बनाया कॉल IM अवतार। तो ये चीज़ याद रखना। ये 3 चीज़ अर्थ गंगा के अंडर इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। आगे रिलेटेड न्यूज़ इसी से है एक। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ के बारे में बात हो रही थी, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है एक डिजिटल डैशबोर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गंगा कमिटीज़ एनविसाज किए गए थे अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने ये डिजिटल डैशबोर्ड बनाया है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ हैं ये कंस्टिट्यूट किए जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट ऑन द गंगा रिवर बेसिन। जितने भी गंगा रिवर के ऊपर बेसिन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वहाँ पे ये कंस्टिट्यूट की जाएगी। इसमें पीपल का भी पार्टिसिपेशन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग होंगे, ताकि रिवर का बेटर मैनेजमेंट हो सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। अब DGC के मेन काम हो गया, एक तो पॉल्यूशन कम करना हो गया, साथ ही जो नमामि गंगे के अंदर जो एसेट क्रिएट कर गए हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो। जो ड्रेनेज और सीवेज जो गंगा रिवर और या उसकी ट्रिब्यूटरीज में जा रहा था उसको मॉनिटर करना है, इसे मास मूवमेंट बनाना है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसी के अंदर है स्टॉकहोम वाटर वीक 2022। तो अभी ये वर्ल्ड वाटर वीक का चल रहा था, उसमें एक एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर गवर्नेंस के अंदर अपना एक्सपर्टीज रखता है और हेल्प करता है वाटर डिप्लोमेसी के अंदर बाकी गवर्नमेंट्स को। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्टॉकहोम वाटर वीक 2022। आगे चलते हैं अदर इनिशिएटिव्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो पहला है भारत टैप। तो ये भारत टैप जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जनरली हम टैप वगैरह सोचकर हमें लगेगा कि शायद ये जल शक्ति मिनिस्ट्री से होगा, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से है जिन्होंने ये लॉन्च किया है भारत टैप इनिशिएटिव। अभी ये जो इनिशिएटिव है ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स थे उसके अंडर लॉन्च किया गया है। तो 2 प्रोग्राम है हमारे, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसके अंदर ये भारत टैप जो है लॉन्च किया गया। एम क्या है इस भारत टैप का? हम प्रोवाइड करना चाहते हैं लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल, जिससे हम जो वाटर कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सके। यानी ऐसा एक सैनिटरी वेयर बनाएं जिससे पानी का कम बर्बादी हो, मतलब उसमें पानी का थोड़ा फ्लो कम होगा। और वो जानबूझ के बनाया ऐसा गया है ताकि जो वाटर का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कम हो। तो एस्टिमेट ये है कि इससे 40% वाटर का सेविंग होगा और विच विल ऑल्सो रिजल्ट इन एनर्जी सेविंग। ठीक है, दिस इज भारत टैप। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, निर्मल जल प्रयास। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया ये निर्मल जल प्रयास अंडर द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, माही।
माही नाम क्यों दिया गया ये आगे देखेंगे, बस अभी ये याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने निर्मल जल प्रयास लॉन्च किया है, और इसमें एम ये है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका मैपिंग हो और हम सेव करें अराउंड 500 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम। तो जितने भी ये रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके अंदर जो वाटर का, जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है ये एक ऑटोनॉमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो 1998 में बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका एम यही है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसको हम लोग और इम्प्रूव करें। तो यही जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है इसने एस्टैब्लिश किया है माही NAREDCO, वुमेन्स विंग फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड एनकरेजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो याद रखना ये जो माही वाला है ये स्पेसिफिकली वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो यही है निर्मल जल प्रयास जो रियल एस्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो जो ग्राउंड वाटर है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें या एक सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज करें। यही निर्मल जल प्रयास के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड। तो अभी ये 4th सीरीज है इन अवार्ड्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देता है हर साल। तो इसमें आप नाम से ही समझ सकते हो जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पलरी वर्क है, एफर्ट है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। अब ये अवार्ड दिया किसको जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट्स को दिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है फॉर अकम्प्लिशिंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ जल समृद्ध भारत। अब इसके अंदर दिया क्या क्या जाता है, तो एक्चुअली यूपीएससी ने इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है जो सिविलियन अवार्ड से उनके रेस्पेक्ट में, भारत रत्न वगैरह के रेस्पेक्ट में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें भी पूछी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइटेशन दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है। ये 3 चीज़ इसके अंदर दी जाती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जलदूत ऐप। अगेन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें लगेगा जल से रिलेटेड है तो जल शक्ति मिनिस्ट्री होगा, बट ये डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये थोड़ा सा डिटेल है जिसके ध्यान में रखना है अपने को। अब इसमें एम क्या है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड विलेजेस। तो यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक जो हैं, जो विलेज के अंदर जो सहायक रहेंगे, वो हर साल 2 बार मॉनिटर करेंगे जो वाटर लेवल है इन सेलेक्टेड वेल्स इन द विलेज। जो विलेज के अंदर जो कुएं हैं उनका 2 बार हम वाटर लेवल चेक करेंगे। और 2 बार कैसे होगा ये, एक तो प्री मानसून और एक पोस्ट मानसून, 2 बार हम ये चेक करेंगे। और इससे जो भी डेटा हमें मिलेगा उसको हम डालेंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर। तो ये इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा। हम लोग ग्राम्स को जो है डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान को और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने ये डेवलपमेंट प्लान का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और साथ ही साथ इस MG नरेगा जो स्कीम है उसके अंदर भी डाला जाएगा ताकि जो रिसोर्सेज हैं लोकल गांव के लिए वो और बेटर बनाए जा सके विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो अंडमान निकोबार जो है इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। और ये जो स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री देती है ऑन 3 कंपोनेंट्स। पहला है सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर। फिर नेक्स्ट है ODF फ्री प्लस। तो ODF का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है, और इसमें जो प्लस जुड़ जाता है उसका मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट इसमें क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन देखने को मिलते हैं, यानी डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके बीच में कन्वर्जेंस होगा ताकि जो वाटर का जो यूसेज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के जितने भी विलेजेस हैं उन सबको हर घर जल जो सर्टिफिकेशन है वो भी मिल चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है पेयजल सर्वेक्षण। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ये एक ग्राउंड सर्वे कंडक्ट कराता है अंडर द अमृत 2.0। तो ये अमृत 2.0 के अंडर इसे जो पेयजल सर्वेक्षण है इसको एक मॉनिटरिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो सिटीज़ है और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट हो, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बेटर दिया जा सके अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया। तो यहाँ पे 2 टाइप से असेसमेंट होता है, एक तो सेल्फ असेसमेंट हो गया और दूसरा थर्ड पार्टी एक एजेंसी हम लोगों ने इसके लिए डिप्लॉय करी है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट एजेंसी है जो थर्ड पार्टी की तरह काम करेगी, IPSOS करके। और ये जो थर्ड पार्टी का काम करेगी सर्वेक्षण के अंडर। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी जैसे कि आप लोग जानते हो COP15 हुआ है UNCCD जो कि हुआ था एट कोट डी आइवरी या आइवरी कोस्ट जिसे हम पहले जानते थे। तो वहाँ पे ये UNCCD का 15th COP हुआ है। अब इस COP के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बाईनियल इवेंट है जो कि
2001 से हो रहा है, बाइनियल का मतलब हर 2 सालों के अंदर होता है ये। और इस कॉप 15 का थीम था लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। तो इसके अंदर हम लोग जो लीडर्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको लेके आए ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड। ठीक है। और एज यू ऑल नो, थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज़ ये है, इंडिया ने जो इससे पहली वाली जो कॉप थी ऑफ यूएनसीसीडी वो होस्ट करी थी, विच वॉज इन 2019। तो यहाँ पे कमिटमेंट दिया गया था कि हम रिस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। मतलब ये इंडिया का कमिटमेंट था। और आप इससे एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हो, बॉर्न चैलेंज जो था, ठीक है, बॉर्न चैलेंज के अंदर हम लोगों ने यही सेम चीज़ भी एक्सेप्ट करी थी। नेक्स्ट, हमारा जो कॉप था 14 वाला, उसका थीम क्या था? रिस्टोर लैंड एंड फ्यूचर, सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा बेसिक इन्फो देख ही लेते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बॉर्न जर्मनी के अंदर है, यूएनसीसीडी का। एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा था कि रियो अर्थ समिट में निकली थी। अपार्ट फ्रॉम सीबीडी एंड यूएनएफ ट्रिपल सी, उसके अलावा हमारे पास सीसीडी भी था। तो दिस इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो याद रखना, सोल है, अकेला है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लेकर जो बात करता है। एम ये है कि हम एक तो लैंड डिग्रेडेशन और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर जाएं। इंडिया इसका मेंबर है। और MOEF जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन। अब इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं यूएनसीसीडी के अंडर, जैसे है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, जिसके अंदर हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिक्लेम करें। इसके अंडर फिर एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। और लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम एड्रेस करेंगे चैलेंजेस जो हैं लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। उन अब क्या आउटकम थे कॉप 15 के, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले कुछ कमिटमेंट लिए गए, जैसे एक्सेलरेट रिस्टोरेशन ऑफ 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ठीक है, तो ये टारगेट था कि 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिक्लेम करना है। नेक्स्ट, एक इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ऑन ड्रॉट फॉर 22 to 24। तो याद रखना, ड्रॉट के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई है, जिससे हम जो ड्रॉट मैनेजमेंट है उसको और प्रोएक्टिवली डील कर सकें। इसके अलावा एड्रेस करेंगे सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स एंड अदर एस्केलेटिंग डिजास्टर रिस्क। तो जो डस्ट स्टॉर्म और इस टाइप के जो डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड और जो डिजास्टर्स हैं, उनके लिए एक मिटिगेशन प्लान बनाया जाएगा। और इंश्योर किया जाएगा सिनर्जी बिटवीन 3 रियो कन्वेंशंस, जो हम लोगों ने बात की, CBD, CCD और UNF ट्रिपल सी। नेक्स्ट, एक न्यू डिक्लेरेशन इशू किया गया था। तो अभिजान कॉल जो था एक दिया गया था, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स ने ये बोला था कि हम लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेंगे। तो ये अभिजान जो है, ये बेसिकली कैपिटल है आइवरी कोस्ट का। यहाँ पे एक पिक्यूलियर चीज़ ये थी कि अभिजान डिक्लेरेशन के लिए ये बोला गया था कि हम अचीव करेंगे जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन। तो ये थोड़ा सा पिक्यूलियर फैक्ट है कि लेट्स से अगर हमें ये पॉइंट नहीं पता होता कि इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात कही है, तो हम लोग शायद सोचते भी नहीं कि जेंडर इक्वालिटी होगा इसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी आई फॉर द डिटेल हम लोगों को रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक फ्लैगशिप जो रिपोर्ट है उसको भी लॉन्च किया गया था, कॉल्ड ग्लोबल लैंड आउटलुक 2। तो याद रखना, ग्लोबल लैंड आउटलुक जो है रिपोर्ट, ये UNCCD के अंडर आता है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे ड्रॉट्स इन नंबर हो गया, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको हम लोग नज करना चाह रहे हैं कि वो अपने जो CSR एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू, या वो जो भी सप्लाई चेन है उसको इस तरीके से अलाइन करे जिससे जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो टारगेट हमें अचीव करना है वो अचीव करने में हेल्प मिले। इसके अलावा एक साहिल सोर्सिंग चैलेंज है, जो कि कम्युनिटीज़ को अनेबल करेगा फॉर ग्रोइंग द ग्रेट ग्रीन वॉल। तो ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, हम लोग जो अफ्रीका का जो साहिल रीजन है वहाँ पे एक ग्रीन वॉल बनाना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो सहारा डेजर्ट जो एक्सपैंड हो रहा है वो एक्सपैंड ना हो। और ग्रीन वॉल में हम कैसे बना रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रेच बना रहे हैं ऑफ अराउंड 8,000 किलोमीटर बेल्ट ऑफ ट्रीज। और इससे जो पूरा अफ्रीका का जो विड्थ है वो कवर हो जाएगा, और जो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक ड्रॉट लैंड नाम से एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा है इसके अंदर। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कॉप 15 ऑफ UNCCD। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो लाइट पॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक।
और ये जो है एक एनुअल इवेंट है जो कि होस्ट किया जाता है बाय एन इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। तो ये एक एनजीओ है जो कि यूएस बेस्ड है। ये इसको हर साल ऑर्गेनाइज कराता है और ये बेसिकली रेज करते हैं अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन। तो बहुत तरह के लाइट पॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे ग्लेयर हो गया, स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास, क्लटर। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, आई डोंट थिंक इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगा समझने में। अब इससे इश्यू क्या होता है? तो एक तो ये डिसोरिएंट कर देता है कई बार फ्लाइंग बर्ड्स को। कई बार जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेट करती हैं, तो वो इतनी सारी लाइट सिटीज़ के अराउंड देख के डिसोरिएंट हो जाती है, उनको अपना डायरेक्शन समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से उनके जो लाइफ साइकिल है उस पर भी पूरा खतरा हो जाता है, एंडेंजर्ड हो सकती है वो। नेक्स्ट, डिसरप्शन कर सकता है बायोलॉजिकल रिदम ऑफ ह्यूमंस। तो बर्ड्स वगैरह की तो कर ही देता है, लेकिन ह्यूमंस की भी जो एक रिदम होती है जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, जो 24 आवर की हमारी एक साइकिल होती है, इसके अंदर हमें कुछ घंटे रात के टाइम सोना होता है। दिन के अंदर हम लोग जनरली सोना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, ऑल्दो सम पीपल मे डू दैट। बट हमारी सर्केडियन रिदम इस तरीके से ओरिएंटेड है कि जैसी रात होती है हमें नींद आने लगती है। तो कई बार आपने देखा होगा, आप जब दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो, अपनी जो सर्केडियन रिदम है उस कंट्री के जो डे एंड नाइट का स्पैन है उससे अलाइन करने में हमें टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ होती है कि अगर लाइट पोल्यूशन रहेगा ज़्यादा, तो ये हमारी जो सर्केडियन रिदम है उससे इम्पैक्ट कर सकता है। अब ये सर्केडियन रिदम से एक रिलेटेड हार्मोन है जिसका नाम है मेलेटोनिन। याद रखना, मेलेटोनिन हमारी बॉडी के अंदर जो है ये लाइट और डार्क से हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है वो कैसे रेगुलेट होगा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लाइट पोल्यूशन। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ इंडिया के अंदर भी था एक डेवलपमेंट, ऑल्दो आई डोंट नो कि क्यों विजन ने डाला नहीं है। तो हम लोगों ने एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया है। ये डार्क स्काई रिजर्व जो है हम लोगों ने लद्दाख में बनाया, हेनले डार्क स्काई रिजर्व से नाम से। तो याद रखना, हेनले लद्दाख के अंदर हमने ये डार्क स्काई रिजर्व बनाया है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी हम लोगों ने आप जो सब लोग जानते ही हो, हम लोगों ने बैन किया है ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये नोटिफिकेशन था। इंडिया के अंदर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको बैन करने के ऑर्डर हमें दिए हैं अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। और ये जो रूल्स है ये किसके अंडर फॉर्म किए गए? ये फॉर्म किए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो लेट्स से कोई इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अप टू 1 लाख रुपीज़ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, या दोनों। तो याद रखना, इम्प्रिजनमेंट भी है और कैश पेनल्टी भी लग सकती है इस पर। बाकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो आप सब लोग जानते हो, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के। तो हम लोगों ने थिकनेस जो थी प्लास्टिक बैग्स की वो वेरी करी थी। अभी करंटली जो टाइम चल रहा है उसके अंदर हमने जो प्लास्टिक कैरिंग बैग्स है उनकी जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन्स तक रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो डेट थी ये 31 दिसंबर 2022 से लागू होनी थी, उससे पहले की डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना, अभी 120 माइक्रोन की विड्थ चल रही है प्लास्टिक बैग्स की। इसके अलावा जो सैशेज आते थे गुटखा टबैको वगैरह के, उनके ऊपर भी जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा था वो भी बैन कर दिया है हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस को भी लीगल फोर्स दे रहे हैं, जिसके थ्रू जो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट कर रहे थे कुछ प्रोड्यूसर्स या इंपोर्टर्स या ब्रांड ओनर्स, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगेगा कि उन्हें ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसे कलेक्ट करना पड़ेगा। अब कुछ स्टेप्स और जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू एनफोर्स दिस सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। तो उसमें एक तो मस्कट हम लोगों ने जारी किया है। तो ये जो मैस्कॉट है ये बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस का काम करेगा। इस मैस्कॉट का नाम है प्रकृति। जो बिहेवियरल चेंज लाएगा बेसिकली लोगों में, कि वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको वॉलेंट्री गिव अप कर दे। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस और पोर्टल्स बनाए गए हैं। तो एक नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया ऑन द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा CPCB जो है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है, उसने एक पोर्टल बनाया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप बनाया गया फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो जो सिटीजन्स है वो बेसिकली इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई इंपोर्टर या ब्रांड ओनर जो है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं तो ये जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस different portals created for the single use plastic ban.
इसके अलावा गाइडलाइंस दिए जारी किए गए हैं टू कस्टम अथॉरिटी की, जो इंपोर्ट हो रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसको हम लोग रोकें। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ में है हमारे पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अमंग द टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये CPCB का एक रिपोर्ट आया था, उसमें ये पता लगा था। और इंडिया जो है इसके अंदर 5th लार्जेस्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी CPCB की इस रिपोर्ट की। आगे चलते हैं, पुनीत सागर अभियान। तो UNEP ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल कैडेट कॉर्प, या जिसे हम कॉमनली NCC के नाम से जानते हैं। तो ये टैकल करेंगे इश्यू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन थ्रू पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। तो याद रखना ये दोनों प्रोग्राम जो है प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060। ये जो रिपोर्ट है ये OECD ने निकाला है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर कैसे प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका क्वांटम बढ़ने वाला है, मतलब जो प्लास्टिक का यूसेज है वो कैसे बढ़ने वाला है, कौन ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। तो इतना ही याद रखना, OECD ने इस रिपोर्ट को निकाला है। आगे चलते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो याद रखना जितने भी हम ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सॉलिड हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, ये सब हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ई वेस्ट क्या होता है। सो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो किसी मैन्युफैक्चरर ने रिजेक्ट कर दिया, या किसी रीफर्बिशर ने या रिपेयर जो प्रोसेस है उससे रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसे हम ई वेस्ट कैटेगराइज करेंगे। आगे कवरेज की बात करें तो ये इंक्लूड करेगा मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, रीफर्बिशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर्स। तो जनरली हम लोग अभी तक जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जैसे हमने रूल्स देखे या और कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल देखे, तो उसमें हम लोगों ने जनरली मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर वगैरह देखा था। लेकिन यहाँ पे डिसमेंटलर भी आ जाता है, रीफर्बिशर भी आ जाता है, मतलब उस चीज़ को रिपेयर करके फिर बेचने वाला अगर कोई है तो उसे रीफर्बिशर बोलते हैं। तो इनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है इन सभी एंटिटीज़ का, कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर या रिसाइकलर, इनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को विद CPCB। इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनके ऊपर भी लागू होती है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। लेट्स से अगर कोई प्रोड्यूसर ने जो प्लास्टिक वेस्ट या ई वेस्ट जो जनरेट किया और वो उससे ज़्यादा ई वेस्ट कलेक्ट कर लेता है, तो उसके एवज में या उसके बदले में उसे कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिसको वो आगे सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, ये चीज़ याद रखना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, CPCB जो है रैंडम सैम्पलिंग कर सकता है इक्विपमेंट्स की, तो चेक के जो कंप्लायंस बोला गया है इन सब ई वेस्ट का वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। बाकी ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से एसोसिएटेड एक क्रोनोलॉजी है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी आई डोंट थिंक यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा कुछ यूज़फुल है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसाइकलर की क्या है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ओनस है कि वो कुछ स्पेस को ईयर मार्क करेंगे, मतलब कुछ स्पेस एलोकेट करेंगे फॉर स्पेसिफिकली ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग। तो आपको पता ही होगा इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक हम लोगों ने बनाया था भोपाल के अंदर, ये फैक्ट्स है जो पता होने चाहिए। अब स्टेटस ऑफ ई वेस्ट की बात करें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और हम करंटली केवल 1.5% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको रिसाइकल कर रहे हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। मतलब रिसाइकल शायद और भी हो रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू केवल 1.5% हो रहा है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटी। तो पहला इसके अंदर टॉपिक रहेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन का। तो ये PT 365 में हमने कई बार इस कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे इसलिए ये न्यूज़ में था बिकॉज अभी रिसेंटली 18th मीटिंग हुआ है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिव्यू कमेटी का, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर ये कमेटी बनी थी। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आप जानते हो, ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो कि एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं विदाउट गेटिंग डिग्रेडेड। और ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये कार्बन चेन है,
और जनरली ये परसिस्टेंट क्यों रहते हैं, बिकॉज इसके साथ हम कोई हैलोजन ग्रुप भी लगा के रखते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, की वजह से ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बिना डिग्रेड हुए रहता है। अब आउटकम क्या था इस मीटिंग का, तो इस मीटिंग ने बेसिकली रिव्यू किए 4 आउट ऑफ द 5 केमिकल्स अंडर कंसिडरेशन। तो ये केमिकल्स हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यूपीएससी डायरेक्टली ये टर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है प्रीलिम्स के पेपर में। तो पहला केमिकल है डेक्लोरेन प्लस, फिर है UE-328। नेक्स्ट इज मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, लॉन्ग चेन पर फ्लोरो कार्बोक्सिल एसिड्स, एंड लास्ट इज फ्लोरोपायरोफॉस। तो ये केमिकल जो हैं ये सब कंसिड्रेशन के अंदर थे, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये पीओपी जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिलेटेड जो स्टॉकहोम की रिव्यू कमेटी है वो इनको कंसीडर कर रही थी। अब थोड़ा बैक टू बेसिक्स चलते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन को देख लेते हैं। तो पहला ये ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, तो याद रखना कीवर्ड बाइंडिंग ट्रीटी है, और 2001 स्टॉकहोम में इसको पहली बार ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए, एंड दिस केम इनटू फोर्स इन 2004। इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्टी, इंडिया ने इस चीज़ को रेटिफाई काफ़ी लेट किया था 2006 के अंदर। एंड इसके अंदर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने नोटिफाई किए थे रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल्स। तो जब भी हम रेटिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे डोमेस्टिक लॉज जो है उसके अंदर उस चीज़ को इनकॉपरेट करना। तो हमारा जो EPA एक्ट है 1986 वाला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर हम लोगों ने ये रूल्स को नोटिफाई किया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए हमें। तो ये कुछ एनेक्शर्स हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर। तो 3 एनेक्शर है टोटल, ABC। तो पहला ए जो है उसका कंप्लीट एलिमिनेशन करना है, इस कैटेगरी में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट एनेक्शर बी में रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए, तो उनका जो प्रोडक्शन है और जो यूज़ है बहुत लिमिटेड एरियाज में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है एनेक्शर सी, जहाँ पे अनइंटेंशनल प्रोडक्शन है, तो हम रिड्यूस करें अनइंटेंशनल रिलीजेस विद द गोल ऑफ कंटिन्यूइंग मिनिमाइजेशन वेयर फिजिबल एंड अल्टीमेट एलिमिनेशन। लॉन्ग टर्म एलिमिनेशन ही है, लेकिन अभी उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है जितना ए और बी में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये याद रखना, 3 एनेक्शर है, पहले में एलिमिनेशन है, दूसरे में रेस्ट्रिक्शन है, और तीसरे में आप बोल सकते हो कि रिडक्शन करना है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रॉटरडैम कन्वेंशन। सो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रॉटरडैम कन्वेंशन के अंदर जो प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट चाहिए होता है उसके अंदर हमने 2 हज़ार्डियस पेस्टिसाइड्स है उनको इंक्लूड किया है। अब ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है वो जानने से पहले थोड़ा रॉटरडैम के बेसिक्स देख लेते हैं। तो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, याद रखना कीवर्ड लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, जो रॉटरडैम 1988 में साइन हुई थी। कोर्स ये 2004 में आया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंट्रीज आपस में हज़ार्डियस केमिकल के अंडर ट्रेड कर रही है उनके पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की चॉइस होनी चाहिए। तो उन्हें पता होना चाहिए जो केमिकल वो इंपोर्ट कर रहे हैं या जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो इसमें करंटली 72 सिग्नेटरीज हैं और इंडिया भी इसके अंदर पार्टी है। अब ये कवर क्या क्या करता है, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब कवर करता है, और एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है कि लेट्स से इंडिया एक एक्सपोर्टिंग पार्टी है और लेट्स से केनिया जो है वो एक इम्पोर्टिंग पार्टी है यहाँ पे, यानी केमिकल को इम्पोर्ट करेगी इंडिया से। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको ये चीज़ बताना पड़ेगा जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसे, कि ये जो केमिकल आप ले रहे हो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेड कर सकता है या उसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर या ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इससे जो इम्पोर्टिंग पार्टी है उसे एक डिसीजन मेकिंग में एक नॉलेज फंक्शन जो है वो मिलेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे वो प्रॉपरली डिसाइड कर सकती है कि क्या उसे इंपोर्ट करना चाहिए केमिकल या नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। और प्रायर का मतलब ये है कि जब ये केमिकल हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उससे पहले ये परमिशन लेनी है हमें। ठीक है? तो ये था प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। नेक्स्ट इसके अंदर एक सब्सिडरी बॉडी है कॉल्ड केमिकल रिव्यू कमेटी। तो ये जो बॉडी है ये बेसिकली यही डिसाइड करती है कि कौन से जो केमिकल्स हैं उनके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। अब ये जो केमिकल रिव्यू कमेटी थी इसने 2 हज़ार्डियस जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको नोटिफाई किया अंडर PIC। तो पहला है आइप्रोडायोन और दूसरा है टर्ब्यूफॉस। अब ये क्या काम करते हैं अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये जो केमिकल थे ये इंडिया के अंदर परमिटेड है अंडर अनुपम वर्मा कमेटी। तो याद रखना ये अनुपम वर्मा कमेटी जो है ये
पेस्टिसाइड्स जो है उससे रिलेटेड है। और इंडिया जो है एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्ब्यूफॉस का, तो इसलिए ये न्यूज़ जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली ये केमिकल्स के नाम याद रखना, ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट क्या है और रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, तो पहला इसमें रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया था, और इसमें बेसिकली एसेस किया है कि हमारे जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इससे अर्थ के जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल वाटर रिसोर्सेज हो गए, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कायरोस्फीयर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर है वो फ्रोजन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स या परमाफ्रॉस्ट। तो ये जो वाटर के सोर्सेज हैं इन पे कैसे असर पड़ रहा है इसके बारे में ये रिपोर्ट था। और इसमें एक खास ऑब्जर्वेशन था कि ये जो एनुअल ग्लेशियर रन ऑफ होता है, मतलब जो ग्लेशियर्स की वजह से पानी जो निकल रहा है, ऐसा बताया गया कि इस रिपोर्ट के अंदर कि ये शुरू में तो बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो ग्लेशियर रन ऑफ है ये कम होने लगेगा। और ऐसा क्यों होने लगेगा? क्योंकि जो ग्लेशियर के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज थे वो डिप्लीट होने लग जाएंगे। तो एक पॉइंट के बाद इतना ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगा ग्लेशियर कि उसके पास ज़्यादा पानी देने को बचेगा ही नहीं। तो इस पॉइंट को हमने बोला टर्निंग पॉइंट या पीक वाटर। तो याद रखना ये पीक वाटर टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट, बाकी इस रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था। तो नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूनेस्को निकालता है और ये लॉन्च किया गया था एट द वर्ल्ड वाटर फोरम एट डाकर सेनेगल, जो हम लोगों ने पहले रिपोर्ट देखी थी उसी से एसोसिएटेड है ये। और इसके अंदर बेसिकली एनकेंस इसमें बताया गया कि कैसे जो शार्प राइज है फ्रेश वाटर विड्रोवल का स्ट्रीम से, लेक, एक्विफर से, वो इम्पैक्ट कर रहा है एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर, और आने वाले टाइम में कैसे वो वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल लैंड आउटलुक, जो हम लोगों ने देखा था यूएनसीसीडी ने रिपोर्ट निकाला है। और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, एंड 40% ऑफ प्लानट लैंड इज डिग्रेडेड, डायरेक्टली अफेक्टिंग हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हाफ ऑफ जीडीपी। तो ये था ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। विद दैट वी आर डन विद द पॉल्यूशन पार्ट। तो थैंक यू।